हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 30 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 30। उसके बाद रहेगा कक्षा या क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है चक्र या कालांश, इस इंग्लिश में इसे पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद अवधि या टाइम पीरियड, सामान्यतः सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद है विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक जिसे बोलते हैं मुगल कालीन संगीत व साहित्य। उसके बाद यहाँ पे रहेगा सबसे लेफ्ट में दिनांक। यहाँ पे आप उस दिनांक को डालेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है विद्यालय का नाम। यहाँ पे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय के नाम के बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखते हैं? सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हम जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के 4 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य का पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य की तुलना अन्य वंशों के संगीत व साहित्य से कर सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है अनुप्रयोगात्मक। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पद चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य के विषय को विकास को समझ सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य से संबंधित व्यक्तियों के विषय में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चित्र का, मानचित्र का, मॉडल का और कुछ चार्ट बना के ले जाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उसको वो आसानी से सीखते हैं और वो उनके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा सहायक सामग्री में है तानसेन का चित्र और मलिक मोहम्मद जायसी का चित्र। सहायक सामग्री के बाद रहेगा पूर्व ज्ञान। सामान्यतः बच्चे हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे होते हैं उसके विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। वो अपनी पिछली कक्षा से कुछ पढ़ के आए रहते हैं या अपने टीचर से, अपने सहपाठियों से, अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ उस विषय में सुने रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पूर्व ज्ञान में है छात्र मुगल कालीन संगीत व साहित्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना में है छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्टी कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछती हैं।
प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो हम पहला प्रश्न छात्रों से पूछते हैं उसका जो उत्तर छात्र देते हैं उसी उत्तर से हम दूसरे प्रश्न का निर्माण करते हैं और दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरे प्रश्न का निर्माण करते हैं और तीसरे प्रश्न के उत्तर से हम चौथे प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? छात्र उत्तर देंगे अकबर ने। फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों, अकबर ने विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों को पहचान कर कौन सी उपाधि प्रदान की? छात्र उत्तर देंगे नवरत्न की। तीसरा प्रश्न है, छात्रों, अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध गायक कौन थे? छात्र उत्तर देंगे तानसेन। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, तानसेन ने किन रागों की पहचान की थी? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों, आज हम मुगल कालीन संगीत व साहित्य के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में रहता है शिक्षण बिंदु। उसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो हैं, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद है श्यामपट्य कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है संगीत। तो पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापिका का उद्देश्य ये होता है कि वो ये जान सकें कि जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसके विषय में छात्र कितना ज्ञान रखते हैं और साथ ही साथ जो वो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने दरबारी नृत्य व संगीत पर रोक लगा दी थी? छात्र उत्तर देंगे औरंगजेब। फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? छात्र उत्तर देंगे वीणा। फिर तीसरा प्रश्न है, छात्रों, आप मुगल कालीन संगीत के विषय में क्या जानते हैं? छात्र उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। संगीत साहित्यिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे का सहयोग किया। प्रसिद्ध गायक तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ध्रुवपद गायन शैली में पारंगत तानसेन ने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तानसेन को अनेक रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग आदि। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है प्रसिद्ध गायक तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दूसरा है आईने अकबरी में 36 साहित्यकारों के नाम हैं। यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है मुगल काल में साहित्य का विकास। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर देंगे बाबर। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है? छात्र उत्तर देंगे तुर्की में। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। और विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों, मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे।
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखीं। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास अकबर के समय के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रज़्मनामा नाम से किया गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। यहाँ पे हमारा शिक्षण छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की में लिखी। दूसरा, महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने रज़्मनामा नाम से किया था। इसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है मुगल काल में आर्थिक स्थिति। तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्याय के छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों अकबर की आय के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? छात्र उत्तर देंगे भूमि कर, लगान तथा व्यापार पर कर। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों अकबर ने भूमि की नाप कर लेखा बनाने का कार्य किसे सौंपा था? छात्र उत्तर देंगे राजा टोडरमल को। फिर तीसरा प्रश्न है, छात्रों आप मुगलकालीन आर्थिक स्थिति के विषय में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। और विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्त्र निर्माण का विस्तार हुआ। खेती बाड़ी में भी सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं और 18वीं सदी में दादनी प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसके अनुसार देसी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और जब वे माल तैयार कर लेते तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत का पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। यहाँ पे हमारा छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला है मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। दूसरा, यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्याय के छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वह ये जान सकें कि जो उन्होंने टॉपिक पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों अकबर के नवरत्नों में कौन एक प्रसिद्ध गायक थे? छात्र उत्तर देंगे तानसेन।
दूसरा प्रश्न है छात्रों, आईने अकबरी में कितने संगीतकारों के नाम हैं? छात्र उत्तर देंगे 36। तीसरा प्रश्न है छात्रों, महाभारत का अनुवाद किसने किया? छात्र उत्तर देंगे बदायूनी ने। चौथा प्रश्न है छात्रों, तानसेन ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? छात्र उत्तर देंगे रुद्र वीणा। फिर पांचवा प्रश्न है छात्रों, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? छात्र उत्तर देंगे तुर्की। तो बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है पहला नंबर है, प्रसिद्ध गायक तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दूसरा, आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। तीसरा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी तुर्की में लिखी। चौथा, महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने रज़्मनामा नाम से किया। फिर पांचवा, मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। छठवां, यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। श्यामपट्ट सारांश के बाद है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न छात्राध्यापिका इसलिए पूछती हैं ताकि वह ये जान सकें कि जो वो पुनः यह जानने का प्रयास करती हैं कि जो उन्होंने छात्रों को पढ़ाया है वह उन्हें कितना समझ में आया है। तो हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, तानसेन किस गायन शैली में पारंगत थे? दूसरा, छात्रों, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तीसरा, छात्रों, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? चौथा, छात्रों, दारा शिकोह किन भाषाओं का विद्वान था? पांचवा प्रश्न है छात्रों, रज़्मनामा किस पुस्तक का अनुवाद है? पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद रहेगा गृह कार्य। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्रों को गृह कार्य देती हैं। चलिए देखते हैं। गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, तानसेन ने किन रागों की रचना की? दूसरा प्रश्न है छात्रों, भारतीय साहित्य संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किस शासनकाल में लिखी गई? तीसरा प्रश्न है छात्रों, दादनी प्रथा क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन प्लान नंबर 30 समाप्त होता है। ये जो क्लास 7th की बुक है, यूपी में चलती है जो क्लास 7th में, उस पूरी हिस्ट्री की बुक का 30 लेसन प्लान बना है। तो चलिए, धन्यवाद।